तो दोस्तों अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अटैम्प्ट करने वाले हैं रेलवे एएलपी के लिए साइंस का मॉक टेस्ट 16 जो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 कार्बनिक यौगिकों से लिए गए हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें जिससे कि आने वाले मेन एग्जाम में आप अपना स्कोर अच्छा बना सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कि कार्बन के किसी यौगिक का उपयोग रसायन शास्त्र में विलायक के रूप में किया जाता है। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जैसे एथेनॉल, एसीटोन, एथेन, मेथेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसीटोन। एसीटोन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। रसायन शास्त्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें के बारे में और भी कि एसीटोन का उपयोग एक उत्कृष्ट विलायक के रूप में किया जाता है। इसी के साथ इसका उपयोग विशेषकर आमतौर पर नेल पॉलिश रिमूवर या पेंट रबर को बनाने में कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए किस यौगिक का किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो एसीटोन का उपयोग किया जाता है इसमें भी। दूसरी तरह पेंट और रबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो इसमें दिए गए हैं एथिलीन, एथेनॉल, एसीटोन, मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एथेनॉल। एथेनॉल का ही उपयोग शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देखिए कि एथेनॉल जिसे इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम इथाइल एल्कोहल भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है और इसे शर्करा के किण्वन से प्राप्त करते हैं। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो रसायन में काफ़ी अच्छी लेवल पर की जाती है, तो उसी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि एथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है और शर्करा के किण्वन से इसको प्राप्त करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो इसमें नाम दिए गए हैं लिग्नाइट, पीट, एथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो सब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे प्योर मटेरियल माना जाता है, सबसे शुद्ध रूप माना जाता है जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक मानी जाती है। इसी तरह अगर आप भारत में देखें तो भारत में एंथ्रासाइट की मात्रा बहुत ही कम, पॉइंट कुछ परसेंट ही पाई जाती है। वैसे भारत में पाए जाने वाला जो मेन कोयला अगर पाया जाता है तो बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट की मात्रा बहुत कम होती है। इस कोयले की खास बात यह भी होती है क्योंकि जब इसको जलाते हैं तो इसके अंदर कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है, धुआं इससे बहुत कम निकलता है जब इसको जलाते हैं। हीट जनरेट काफ़ी ज़्यादा इसकी होती है, तो इसकी कुछ खासियतें होती है ये। इसके बारे में देखें कि एंथ्रासाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है जिसमें सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। इसमें कार्बन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, 90 से 95% तक होता है और इसका उपयोग उसमें उत्पादन में करते हैं। हीट जनरेशन इसकी काफ़ी अच्छी होती है मुकाबले और कैटेगरी के, क्योंकि इसके अंदर धुआं बहुत कम निकलता है। हीट जनरेशन काफ़ी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, कार्बन के परमाणु के किस गुणधर्म के कारण वह बहुत सारे यौगिक बना सकता है। कि कार्बन के परमाणु के किस गुणधर्म के कारण वह बहुत सारे यौगिक बना सकता है, जैसे तटस्थता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटिनेशन, रेडॉक्स प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटिनेशन। कैटिनेशन के द्वारा ही, कैटिनेशन कार्बन परमाणु का एक ऐसा यौगिक गुण होता है जिसके द्वारा ये बहुत सारे यौगिक को बना सकते हैं। यौगिक उसको बोला जाता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक निश्चित अनुपात में कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को यौगिक बोल सकते हैं। इसके बारे में देखें कि कैटिनेशन वह गुण होता है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु आपस में बंधन बनाते हैं। बंधन मतलब बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा या कार्बन हाइड्रोजन की शेयरिंग के द्वारा एक बॉन्ड बनाते हैं जिससे एक लंबी श्रृंखलाएं बनती है, एक लॉन्ग सीरीज में काम करते हैं जिससे अनेक यौगिक आपको उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, एसीटीन हो गया, ब्यूटेनॉल और अब पेंटेन हो गया। तो ये सभी एक सीरीज में काम करते हैं। आगे देखें कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग सूखी बर्फ के रूप में किया जाता है। इसमें नाम दिए गए हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन सल्फाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ या आपका ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कार्बन का एक रूप होता है ये। CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है, सूखी बर्फ भी इसको बोला जाता है।
देखिए इसके बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में एक सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, जिसका उपयोग ठंडा करने और धुआं पैदा करने के लिए भी खास तौर पर किया जाता है। आजकल जो पार्टीज वगैरह होती है, शादी फंक्शन में भी आप देखते नीचे स्मोकिंग वगैरह धुआं से निकलता रहता है, तो वो सिर्फ आपका ड्राई आइस ही होती है। उसका उपयोग अक्सर इसे फंक्शंस में भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि कार्बन का कौन सा एलोट्रोप विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसमें नाम दिए गए हैं जैसे ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, एंथ्रासाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा रूप होता है जो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। इसी के साथ ग्रेफाइट एक अधातु भी होता है, जो अधातु होने के साथ साथ एक विद्युत का अच्छा चालक ही माना जाता है। कुछ कार्बन के रूप होते हैं जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा, फुलरीन, तो ये सभी कार्बन के एक अच्छे रूप माने जाते हैं। इसके में देखें और कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की 6 कोणीय रिंग्स व्यवस्थित होती है। इसमें 6 रिंग होते हैं जो कि एक दूसरे से कुछ एक सेम डिस्टेंस पर होते हैं, और इस संरचना के कारण ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। इसी एक मुलायम धातु होने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह है, फ्लो है, बहुत इजीली हो सकता है। इसमें इसी कारण से यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक भी होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो फ्लोइंग डेंसिटी है वो अच्छे लेवल पर होती है। इसी के कारण यह अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक भी होता है। देखिए आगे कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित मुख्य बंधन प्रकार कौन सा होता है। इसमें नाम दिए गए आयनिक बंधन, धात्विक बंधन, सहसंयोजक बंधन, हाइड्रोजन बंधन। तो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित जो मुख्य प्रकार का बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध उसको बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के साथ या कार्बनों की शेयरिंग के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के साथ ही बनते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड में जिसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के साथ नए यौगिक बनते हैं। तो इसी तरह जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो आपका सहसंयोजक बंध ही होता है। इसके बारे में और देख ले कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध प्रमुखता रूप से पाया जाता है जहां परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा ये नया परमाणु या यौगिक बनाने में कामयाब होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसमें नाम दिए गए हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चारकोल, ग्रेफाइट, बेंजीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चारकोल। देखिए कार्बन के यौगिकों का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे चारकोल होता है, पेट्रोलियम का जब फिल्ट्रेशन होता है विघटन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद में तो इससे आपके चारकोल भी निकलता है, अदर वेस्टेज मटेरियल भी निकलता है। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान ही चारकोल निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में इसी तरह पूछा गया है कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों को या पेट्रोलियम्स को शुद्ध करने के लिए करते हैं, तो चारकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और बात आपको जाननी चाहिए कि चारकोल का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह अवशोषक गुणों को के कारण अशुद्धियों को हटाता है। क्योंकि इसका काम होता है जो आपका अवशोषित या आपके जो वेस्टेज होता है, गंदगी होती है पेट्रोलियम की, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और पेट्रोलियम को शुद्ध करने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन देखें कि कार्बन के यौगिकों का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से किस रूप में होता है। तो इसमें नाम दिए गए हैं ऑक्सीडेंट, रेड्यूसेंट, उत्प्रेरक, विलायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड्यूसेंट। रेड्यूसेंट एक ऐसा यौगिक होता है जिसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रिया में जो रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं कि कार्बन के यौगिकों का उपयोग अक्सर रेड्यूसेंट एजेंट के रूप में करते हैं जो अन्य पदार्थों से ऑक्सीजन हटाने का काम करता है। इसका काम होता है जो एक्स्ट्रा जो यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे ऑक्सीजन को हटाने का ही काम करता है। इसी तरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है। देखिए क्वेश्चन कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितने अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितने अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। इसके बारे में देखें कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधों के माध्यम से ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड को ही संयोजक बंध बोलते हैं। उसी के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हीरा डायमंड एक सबसे कठोर तत्व के रूप में जाना जाता है। इसी कारण क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी या बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग काफ़ी एक सेम लेवल पर बनती है, जिससे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पदार्थ ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि कार्बन परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है और यह किन रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होती है। तो कार्बन परमाणु की वैलेंसी के लिए जैसे ऑप्शन दिए गए हैं 2 ऑक्सीकरण, 3 विषमता, 4 कैटिनेशन, 1 रेडॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कैटिनेशन। 4 कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी होती है उसमें यह रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि कार्बन में जो कार्बन यौगिक बनते हैं उसमें उसकी कैटिनेशन वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बारे में देखें कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है 4, जिसका मतलब है कि यह 4 अन्य परमाणु के साथ भी सहसंयोजक बंध के द्वारा अलग अलग यौगिक को बनाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कार्बन लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम भी होते हैं, जिसे कैटिनेशन कहा जाता है। जो लॉन्ग सीरीज में बनती है, लॉन्ग चैन में बनते हैं जो कार्बन यौगिक, उनको ही कैटिनेशन बोला जाता है। तो कैटिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैटिनेशन किसको बोलते हैं। कैटिनेशन उसको कहा जाता है जो आपका जैसे पेंटानॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, हेप्टानॉल हो गया। तो इनके अंदर जैसे हेप्टानॉल में 6 कार्बन हो जाएंगे, पेंटानॉल में 5, ब्यूटेनॉल में 4 हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा चैन क्रिएट हो जाएगी। या पेंटानॉल में 5 कार्बनों की साथ में जो नई चैन बनेगी, उस चैन के बनने को ही कैटिनेशन कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग विस्फोटक बनाने में करते हैं। इसमें दिए गए हैं इसमें दिया गया है ट्राई नाइट्रोल्यून, TNT कह सकते हैं, एथेनॉल, ग्रेफाइट, बेंजीन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TNT। ट्रीनाइट्रोटोनोल इसको कहा जाता है। एक कार्बनिक यौगिक ऐसा होता है जिसका उपयोग विस्फोटक आपका परमाणु बम बनाने में, बारूद गोले बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, किया भी जाता है आमतौर पर इनका उपयोग। देखिए TNT ट्रीनाइट्रोन्यूलोन एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसे कार्बन के यौगिक शामिल होते हैं। इसका यौगिक या इसका उपयोग सैन्य और औद्योगिक विस्फोटों में करते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में और औद्योगिक विस्फोटक में भी करते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग जीवाश्म ईंधनों में मुख्य घटक के रूप में होता है। तो कार्बन के किस यौगिक का उपयोग जीवाश्म ईंधनों में मुख्य घटक के रूप में करते हैं, जैसे एथेन हो गया, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथेन। मेथेन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग कार्बन के यौगिकों में और जीवाश्म ईंधनों में भी काफ़ी तौर पर किया जाता है। ठीक है, जो बायोगैस होती है, बायोगैस में भी मेथेन की मात्रा 75% तक होती है। ठीक है, देखिए आगे, मेथेन प्राकृतिक गैस या गोबर गैस कहा जाता है का मुख्य घटक भी है, जो प्रमुख जीवाश्म ईंधन या स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। इसका उपयोग खास तौर पर खाना पकाने, वाहन चलाने, विद्युत उत्पादन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बायोगैस होती है जिसको जीवाश्म ईंधन गैस कहा जाता है, उसमें मेथेन का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है, 75% तक होता है ये। देखिए आगे इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन कार्बन एकल बंधन में कितनी ऊर्जा होती है। जब सिंगल कार्बन की शेयरिंग होती है तो उसमें कितनी ऊर्जा आपकी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 348 किलो जूल पर मोल, 612 किलो जूल पर मोल, 502 किलो जूल पर मोल, 435 किलो जूल पर मोल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 348 किलो जूल पर मोल। इनकी एनर्जी देखिए इसमें कि अगर सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
तो उसके लिए जो बॉन्ड की एनर्जी है वो 348 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, या होती भी है, यही होती है, मेन तौर पर यही होती है 348 किलो जूल पर मोल। कब? जब सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तो उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 348 किलो जूल पर मोल होती है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की बंधन ऊर्जा 348 किलो जूल पर मोल होती है। यह उच्च बंधन ऊर्जा या कार्बन यौगिकों की स्थिरता और विविधता के लिए काफ़ी योगदान करती है। एक स्टेबिलिटी बनाने में भी ये अच्छा काम करती है, जिससे कि आपकी चैनिक सीक्वेंस में आगे बनती रहे और नया यौगिक बनता रहे। क्वेश्चन अगला देखें कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग पॉलीमर उद्योग में मोनोमर के रूप में करते हैं। ऑप्शन दिए हैं इसमें एथिलीन, बेंजीन, ग्रेफाइट, एसिटिलीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा यौगिक होता है जिसका उपयोग पॉलीमर बनाने में मोनोमेर के रूप में कर सकते हैं। पॉलीमर का उपयोग जैसे प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन बनाने भी कर सकते हैं, तो ऐसा होता है आपका एथिलीन। हाँ, एथिलीन का उपयोग एक खास तौर पर किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने में भी एथिलीन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में कि एथिलीन का उपयोग पॉलीमर उद्योग में मोनोमर के रूप में करते हैं। इससे आपका पॉलीथीन जो एक सामान्य प्लास्टिक होता है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखें और एक बड़े स्तर पर अगर आप देखें तो जो आपके बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाए जाते हैं तो उसी के इसमें यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के किस यौगिक का उपयोग ऑटोमोबाइल के टायर बनाने में करते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के टायर बनाने में करते हैं, तो इसमें दिए गए हैं ब्यूटेनाइल, ब्यूटेन, एथेनॉल, एथिलीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन एक ऐसा यौगिक होता है जिससे कि इसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में वाहनों के टायर या रबर बनाने में करते हैं। जैसे वाहनों के टायर हो गए, ट्यूब हो गए और अदर मटेरियल भी हो सकते हैं जिसका उपयोग ब्यूटाडाइन से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये भी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में वाहनों के टायर बनाने में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्यूटाडाइन एक यौगिक होता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में देखें कि ब्यूटाडाइन का उपयोग सिंथेटिक रबर होती है, सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है, सिंथेटिक रबर के निर्माण में करते हैं जो ऑटोमोबाइल टायरों में उपयोग होता है। यह रबर को लचीलापन और स्थायित्व बनाता है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो रबर के अंदर लचीलापन होता है वो किस कारण होता है। तो एक सिंथेटिक फाइबर होता है इसके अंदर, उसी कारण ये और उसी के साथ इसे मिला होता है ब्यूटाडाइन, जिसके अंदर उसमें लचीलापन और स्थायित्व एक स्टेबिलिटी का बनाने का काम भी इसमें करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि फ्लोरीन के अंदर स्थित कार्बन परमाणु का संकरण किस प्रकार का होता है। आप सभी जानते हैं कि फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का एक रूप होता है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्लोरीन के अंदर स्थित कार्बन परमाणु का संकरण किस प्रकार का होता है। sp, sp2, sp3, sp2 और sp3 दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, sp2। sp2 एक कार्बन परमाणु ऐसा होता है जिसके अंदर फ्लोरीन में एक sp2 संकरण की क्षमता यौगिक होती है। देखिए इसमें कि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 प्रकार का होता है जो इसे स्थिरता और विशेष रासायनिक गुण प्रदान करता है। इस संरचना में हर कार्बन 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़ा होता है। जैसे अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि कार्बन के साथ 4 चार्ज की शेयरिंग होती है, 4 अलग यौगिकों को बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे डायमंड में भी होता है, हीरे में भी होता है। उसके बाद कार्बन के जितने भी अपरूप होते हैं ये क्षमता सभी में होती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, और ये क्षमता होने के बावजूद भी इसी कारण ये sp2 संकरण का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये उनका एक विशेष गुण भी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डायमंड और ग्रेफाइट के बीच भौतिक गुण में सबसे बड़ा अंतर कौन सा होता है। क्योंकि दोनों कार्बन के ही रूप होते हैं, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, कि उनमें सबसे बड़ा भौतिक अंतर कौन सा होता है। रंग, कठोरता, द्रव्यमान, बंधन, कोण। तो सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस इनमें होता है वो होता है कठोरता का, हार्डनेस का। क्योंकि डायमंड होता है सबसे कठोरता, तो हीरा जो आपका ग्रेफाइट होता है वो तो मुलायम अधातु या तत्व होता है ये। क्योंकि दोनों में एक अंतर मेन डिफरेंस ही होता है, क्योंकि ग्रेफाइट मुलायम होती है, डायमंड बहुत कठोर होता है, तो कठोरता का अंतर इनमें होता है। इसके बारे में देखें
कि डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, तो डायमंड हीरा ही होता है। जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, जैसे पेंसिलों में यूज की जाने वाली निबों में तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। यह भौतिक गुणों में सबसे बड़ा अंतर इन दोनों को एलोट्रोप्स के बीच में भी डिफरेंस देने को मिलता है। क्वेश्चन अगला देखें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो कितनी बंधन ऊर्जा उनकी होती है। तो इसमें दिए गए हैं 610 किलो जूल पर मोल, 520 किलो जूल पर मोल, या 612 किलो जूल पर मोल, या 348 किलो जूल पर मोल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें हो जाएगा आपका 612 किलो जूल पर मोल। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है तो जो बंधन ऊर्जा उनके लिए चाहिए वो होती है 612 किलो जूल। सिंगल बॉन्ड के लिए बात की है, उसके होती है 348 किलो जूल पर मोल। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके बारे में कि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनता है तो 612 किलो जूल पर मोल की एनर्जी उसकी चाहिए होती है। इसी के साथ में एकल बंधन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत भी होता है। ये पता होना चाहिए कि यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है, क्योंकि इसी